नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय और आज के इन फोकस कार्यक्रम में बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। क्या अमेरिकी कंपनियों के नतीजे भारतीय आईटी सेक्टर को प्रभावित कर सकते हैं और क्या अल्फाबेट, आईएनसी और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के जो सितंबर तिमाही के नतीजे आए हैं उनके परिणाम भारतीय आईटी कंपनियों को भी प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे, और एक मोटे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी रह सकती है अमेरिकी कंपनियों के परिणामों के लिहाज से। आज देखेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे कि अमेरिकी कंपनियों के जो नतीजे आए हैं, दो महत्वपूर्ण कंपनियों के जो नतीजे हैं वो किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद जो ये नतीजे आए हैं उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था, खासकर जो आईटी सेक्टर है, जो बड़ी कंपनियां हैं, उन पर उनको क्या नुकसान हो सकता है इन नतीजों से, और साथ ही उनका पिछला प्रदर्शन कैसा रहा है, उस प्रदर्शन का आधार क्या था, उसमें वृद्धि हुई तो क्यों हुई, उसमें डाउनफॉल आएगा तो क्यों आएगा, उसको जानेंगे उन आईटी कंपनी के शेयर्स के जरिए कि उनके शेयरों में कब कितना उछाल आया और कितना उछाल आने के बाद जो कमी आई वो किस वजह से आई, क्या उस पर अमेरिकी प्रभाव था या वो सिर्फ उनके अपने परिणामों और उनके अपने प्रदर्शन के आधार पर था। अंत में देखेंगे कि इसका कुल जमा मिला जुला सार क्या है और एक प्रश्न आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। तो सबसे पहले खबर देखते हैं। ये हमारी खबर है, अल्फाबेट आईएनसी जो कंपनी है, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसके नतीजे आए हैं और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के नतीजे आए हैं सितंबर तिमाही के, जो काफ़ी निराशाजनक हैं, जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले इसे आप जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था से रिलेट कर सकते हैं और उसके अंतर्गत आप अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं इस चर्चा को। चर्चा जो, जैसा मैंने आपसे कहा, चर्चा यही है, जो दो कंपनियों के सितंबर तिमाही के नतीजे आए हैं उनमें नुकसान हुआ है और कितना हुआ है। अल्फाबेट आईएनसी जो गूगल की पेरेंट कंपनी है उसको करीब 9.6% का नुकसान हुआ है, और इतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी के लिए 9.6% बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प जो है उसको 7% का नुकसान हुआ है, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। जितनी इन कंपनियों को उम्मीद थी कमाई की या अपने मुनाफे की, उतना ये कंपनियां नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में और इससे संबंधित और इससे प्रभावित होने वाली अन्य अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की चिंता बढ़ गई है, खासकर आईटी सेक्टर में। क्योंकि भारतीय आईटी सेक्टर, जैसा कि हम आगे चर्चा करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हम आउटसोर्स करते हैं बाकी देशों को, वो प्रभावित होंगी इससे जाहिर तौर पर। अमेरिका पर निर्भर कैसे है, क्योंकि भारत अमूमन जो निर्यात करता है आईटी सर्विसेज का, वो अमेरिकन कंपनीज को होता है या यूरोपियन कंपनीज को होता है, और जब उन देशों में किसी भी प्रकार की दिक्कत पैदा होती है आईटी सेक्टर को, तो भारत में वो रिफ्लेक्ट होता है, और भारत के आईटी सेक्टर में रिफ्लेक्ट होगा तो शेयर मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा, और अगर शेयर मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा तो इंडियन रिटेलर्स जो हैं, जिनका सरकार बढ़ चढ़कर आजकल बखान करती है कि भारतीय रिटेलर बढ़ गए हैं शेयर मार्केट में, ये सीधा नुकसान भारतीय रिटेलर्स को होने वाला है। 80% करीब जो रेवेन्यू है इन्फोसिस और टीसीएस का, इनके आगे बात करेंगे, इनके नतीजे भी डिस्कस करेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस, ये दो बड़ी कंपनियां हैं भारतीय आईटी सेक्टर की, और इनका करीब करीब 80% से ज्यादा जो बिजनेस है, जैसे मैंने आपको कहा, वो अमेरिकी और यूरोपियन बाजारों से आता है। तो जब वो प्रभावित होंगे तो इनका प्रभावित होना लाजमी है, लेकिन आंकड़े ये नहीं दिखाते। आंकड़े बताते हैं कि ये कंपनियां जब वहां मंदी थी या वहां सुस्ती थी बाजारों में, तब भी अच्छा कर रही थी। तो उसका क्या कारण था, और जो अभी इनमें गिरावट आ रही है वो किस वजह से है। एफआईआईज मार्केट क्यों छोड़ के जा रही हैं, क्या ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमेशा रहा है, क्या एफआईआईज भारत के मार्केट के साथ खेलती हैं, और क्या अभी जो आंकड़े हमें दिखते हैं वो सच हैं या सिर्फ एक छलावा है, इसको देखते हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं कि नुकसान क्या होता है। जब जब अमेरिकी मार्केट गिरता है तो भारतीय बाजार को, भारतीय आईटी सेक्टर को उससे क्या नुकसान होता है, उसके शेयर्स पर कितना असर पड़ता है। अभी अमेरिका में क्या है कि इन्फ्लेशन हाई है और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़े हुए हैं। पहले इसको देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है। जो अमेरिका का आरबीआई आप बोल सकते हैं, यूएस फेड रिजर्व, तो जब वो अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो वहां जो पूंजी है वो सभी बाजारों से अमेरिका की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा, सारे बाजारों से डॉलर निकल के अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आने लग जाते हैं, और वहां जो इनफ्लो है कैश का वो बढ़ जाता है। और जब जब यूएस फेड रिजर्व अपनी कीमतें घटाता है या ब्याज दरें घटाता है,
तो कैश आउटफ्लो होना शुरू हो जाता है। अब क्या हुआ है, यूएस फेड रिजर्व ने अपनी ब्याज दरें जो है वो बढ़ाई हैं, तो कैश का इनफ्लो यूएस की तरफ जा रहा है और भारतीय बाजारों से निकल रहा है, जिसलिए शेयर मार्केट में करेक्शन भी देखी जा रही है। तो ऐसे में जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है वो इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि वो अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, और इसी कारण भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है, क्योंकि भारतीय बाजार का जो डॉलर है वो निकलकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहा है, जिससे डॉलर की मांग यहाँ बढ़ रही है, और जब मांग बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ जाएंगी, और कीमतें बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था को भले नुकसान हो, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ये एक करेक्टिव डिसीजन है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल वहां करेगा। अब जब मुद्रास्फीति बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो उससे आईटी कंपनियों के बजट पर भी असर पड़ता है। आईटी कंपनियों को अपने बजट में कमी करनी पड़ती है। किस किस चीज में कमी करनी पड़ती है? अपनी जो पूंजी की लागत है उसमें वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो अभी $100 फॉर एग्जाम्पल $100 खर्च करती है, लेकिन जब इन्फ्लेशन होता है तो उसका ये खर्चा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसको सेम अपनी सर्विसेज के लिए और ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो कंपनियां चाहती हैं कि अपनी पूंजी की लागत को घटाएं। अब पूंजी की लागत को कैसे घटाएंगे? पूंजी की लागत अगर वो घटाएंगे तो एक तो व्यक्तियों की आय में कमी आ जाएगी और वो कम खर्च करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये फर्क पड़ा अमेरिका के ऊपर। इससे भारत को क्या लेना देना? भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? भारतीय कंपनियां जो है उनका व्यापार आता है अमेरिका से। वो अपने उत्पाद बेचती हैं, सेवाएं बेचती हैं और विज्ञापन बेचती हैं। तीन ही तरीके हैं किसी कंपनी को कमाने के, जो मोटी बड़ी कंपनियां हैं। अपने उत्पाद भारतीय कंपनियां बेचती हैं, जैसे टीसीएस है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज अपनी निर्यात करती है, इसके अलावा इन्फोसिस है और भी अन्य तमाम कंपनियां हैं। तो ऐसी कंपनियों की जो उत्पाद हैं वो सर्विसेज कम हो जाएंगी, क्योंकि बाहर की कंपनियां उससे कम कीमत पर लेना चाहेंगी, जबकि ये नहीं देना चाहती हैं। सेवाएं, उन पर सीधा असर पड़ता है और विज्ञापन पर सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा जो अमेरिकी और यूरोप बाजार है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ेगा, इन्फ्लेशन का पड़ेगा। भारतीय कंपनियों के पास कम ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर प्रवाह बिगड़ जाएगा। मान लीजिए कोई कंपनी पहले $1,000 मिलियन का व्यापार भारतीय कंपनियों को देती थी। मान लीजिए अगर इतना व्यापार देती थी तो निश्चित तौर पर कम हो जाएगा जब इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ा होगा या इंटरेस्ट रेट यूएस फेड ने बढ़ा दिए होंगे, तो क्योंकि वहां की कंपनियां भी अपना कॉस्ट कटिंग करना चाहती हैं। सेम वही हाल जैसे आजकल भारतीय एडटेक में आपको देखने को मिलता है। जब जब कॉस्ट बढ़ती है, जब जब आपकी कैश बर्न ज्यादा होता है, तो आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, और कॉस्ट कटिंग करने का सबसे बड़ा तरीका है आप अपने एम्प्लॉयज को कम सर्विसेज देंगे, कम बेनिफिट्स देंगे, और जैसे जैसे वो कम होते जाएंगे उसका प्रभाव ट्रिकल डाउन होता जाएगा। अगर कम ऑर्डर्स भारतीय कंपनियों के पास आएंगे तो वो या तो एम्प्लॉयज की छटनी करना शुरू कर देंगे, या जो अपनी सर्विसेज है उनको कम कर देंगे, किसी ऐसे उद्यम को बंद कर देंगे जो उनके लिए ज्यादा कैश बर्निंग है। इसके अलावा अगर वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कैश डेफिसिट है वो, और कैश डेफिसिट होने के कारण वो नई ब्रांचेस नहीं खोल पाएंगे या कोई ऐसा उद्यम नहीं शुरू कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर उनका राजस्व घटेगा, और ऐसा इफेक्ट ट्रिकल डाउन होता जाएगा अन्य छोटी कंपनियों पर भी, क्योंकि जो बिग जायंट्स जिनको हम बोलते हैं उनका व्यापार लगभग तय होता है। भारतीय कंपनियों का प्रदर्शन देख लेते हैं एक बार कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। क्या वाकई जो यूएस की कंपनीज का इस बार रिजल्ट आया है वो क्या सिर्फ उन कंपनियों के आंतरिक प्रबंधन की वजह से आया है, उनके प्रदर्शन की वजह से आया है, या वो यूएस में हो रखी महंगाई की वजह से आया है? क्या भारतीय कंपनियों ने अभी तक वैसे प्रदर्शन को रिफ्लेक्ट किया है? क्या भारतीय कंपनियां अभी तक नुकसान में हैं? और क्या भारत का बाजार और नीचे जाएगा? तो इसका एक जो पैमाना है वो हम देखें कि जो सितंबर में तिमाही समाप्त हुई है उसके नतीजे इसका सबसे अच्छा पैरामीटर हो सकते हैं। हम उन्हें देख लेते हैं। टीसीएस और इन्फोसिस में से किसी भी कंपनी ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि भारतीय आईटी कंपनियां जो हैं किसी प्रकार के लॉस में हैं। टीसीएस ने 10,441 करोड़ रुपए शुद्ध मुनाफा कमाया है जो पिछली तिमाही सितंबर में जो समाप्त हुई है उसके अंदर, और इन्फोसिस ने 6,021 करोड़ रुपए, जो कि इन्फोसिस का 11% ज्यादा और टीसीएस का 8.4% ज्यादा है। ईयर ऑन ईयर पिछले साल से इस साल 8% ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, शुद्ध मुनाफा जनरेट किया है।
लेकिन फिर बात वही है कि भारतीय कंपनियां चूंकि अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर हैं और टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियों का ज़्यादातर व्यापार अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज से होता है, तो ऐसे में अगर वो प्रभावित होती हैं तो यहाँ प्रभाव आना निश्चित आप मान सकते हैं। और आर्थिक उथल पुथल के बीच अभी भी भारतीय कंपनियों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। अब शेयर मार्केट को भी देख लेते हैं, शेयर मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा है। क्या भारतीय शेयर मार्केट ने जो उथल पुथल हुई है वैश्विक बाजार में उसको इंडिकेट किया है किसी प्रकार से? क्या आईटी शेयर्स में ऐसा कुछ देखने को मिला है जिससे ये संकेत मिल सके कि क्या भारत के आईटी सेक्टर में मंदी आएगी कि नहीं आएगी? इसको सबसे अच्छा समझने का तरीका है सेंसेक्स को हम देखें। आपने ये नाम अक्सर सुना होगा और आप जानते भी होंगे। अगर नहीं आप जानते हैं तो आप सेंसेक्स को ऐसे समझें कि सेंसेक्स जो एनएसई में लिस्टेड शेयर्स हैं उसके अलग अलग 30 अलग अलग क्षेत्रों से शेयर लिए गए हैं और उनको एक इंडेक्स बनाया गया है। उनका प्रदर्शन ये दिखाता है कि ओवरऑल बीएससी का प्रदर्शन कैसा चल रहा है। इसे बीएससी 30 भी बोला जाता है और ये एक सूचकांक है बेसिकली, और ये बता देता है आपको कि क्या उन कंपनियों में जो मेजर कंपनीज हैं बीएससी की, उनका प्रदर्शन कैसा है, क्या वो नीचे हैं, क्या वो ऊपर हैं, क्या वो लॉस में है, क्या वो प्रॉफिट में है, उनकी प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं। ऐसा ही आपने सुना होगा एक सूचकांक है निफ्टी 50, ये एनएसई का एक सूचकांक है और इसमें करीब 50 कंपनियां हैं जो दिखाती हैं कि भारतीय जो बाजार है, आईटी सेक्टर जो है, वो किस स्थिति में जा रहा है। तो 1 से 27 अक्टूबर तक, 1 अप्रैल से 27 अक्टूबर 2022 तक सेंसेक्स 2% बढ़ चुका है। 2% सेंसेक्स बढ़ा, लेकिन जो आईटी सेक्टर है उसमें 20% की गिरावट है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो बाकी सेक्टर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आईटी सेक्टर भारत का वो कंपैरेटिवली कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। अगर इसकी गिरावट के बावजूद सेंसेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब कोई और सेक्टर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। इसके अलावा एक पैरामीटर और है जो सॉफ्टवेयर शेयर्स हैं। आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनके शेयर्स होते हैं। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो उसमें अलग अलग कंपनीज के शेयर्स होते हैं। किसी 10% किसी का ले लिया, 8% किसी का 4, किसी का, ऐसे करके 100% उसमें हिस्सेदारियां होती हैं। तो पिछले 6 महीनों में म्यूचुअल फंड्स ने सॉफ्टवेयर शेयरों में अपनी हिस्सेदारी कम की है। ये एक सच्चाई है। तो इसे देखते हुए हम कहेंगे कि निश्चित तौर पर कुछ बड़ा होने वाला है भारतीय आईटी सेक्टर के अंदर। इसे समझने के लिए आप ये देखिए कि मार्च में जो इक्विटी एएमयू, जिसे एसेट अंडर मैनेजमेंट या एसेट मैनेजमेंट बोलते हैं, उसमें 13% आईटी सेक्टर के शेयर थे, लेकिन सितंबर तक केवल 6% रह गए। तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो लगातार अपने आईटी सेक्टर के शेयर्स में कमी लेके आ रहे हैं, अपने एसेट मैनेजमेंट में कमी लेके आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि वो भरोसा नहीं करते हैं कहीं ना कहीं। उन्हें पता है, उन्हें लगता है, या यूएस की सिचुएशन देख के या बाकी जो शेयर मार्केट हैं अलग अलग देशों के, उन्हें देख के लगता है कि इसमें कमी आ सकती है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी एएमयू में उनकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है। और ये इंडेक्स जो जब हम देखते हैं कि इंडेक्स बढ़ने के बावजूद एक सेक्टर पर्टिकुलर घटता है, तो वो भी ये दिखाता है कि अब भरोसा नहीं है। जो रिटेलर्स हैं उन पर भारतीय सरकार भरोसा करती है और ये कहती है कि रिटेलर्स भारतीय शेयर बाजार को एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे न जाने देने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन फिर भी इंडेक्सेस नीचे जाते हैं, इंडेक्सेस माफ कीजिए ऊपर जाते हैं और आईटी सेक्टर नीचे जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने की उम्मीद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर जो है वो खतरे में दिख रहा है, भले ही उसके परिणाम बहुत अच्छे क्यों ना हो। हमने कहा कि होल्डिंग घटती जा रही है लगातार। उसके लिए ये आंकड़े आप देखिए कि सॉफ्टवेयर शेयरों में म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है वो घटती है। मार्च में ये 2,62,314 करोड़ थी, जबकि सितंबर में ये हो गई 1,27,492 करोड़। तो ये घटी है और घटने का सीधा सीधा मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड जो मैनेजर्स हैं उन्हें नहीं लगता कि भारतीय आईटी सेक्टर से अगले आने वाले कुछ सालों में कुछ अच्छा या कुछ बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है। उसका कारण हमने समझा कि क्यों नहीं मिल सकता है। इसके अलावा टीसीएस ने मार्च 2022 में 18,000 करोड़ रुपए के शेयर बाईबैक किए। अब देखिए ये आंकड़ा अपने आप में रोचक है। शेयर बाईबैक किए टीसीएस ने, इन्फोसिस ने भी बाईबैक किए। टीसीएस ने बाईबैक किए 18,000 के और इन्फोसिस ने किए 9,300 करोड़ के। लेकिन क्या किसी कंपनी का शेयर बाईबैक करना एक खतरे की घंटी है? क्या वो ये दिखाता है कि कंपनी इस वक्त ये फील कर रही है कि वो नीचे जाने वाली है?
या वो नुकसान में जाने वाली है? दरअसल बहुत सारे कारण होते हैं। जब हम ये देखते हैं कि क्या किसी कंपनी का शेयर बाईबैक करना एक अच्छा कदम है या बुरा कदम है, तो उसको जाहिर तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो मंदी का एक सूचक है। तो शेयर बाईबैक जब इन्फोसिस या टीसीएस करते हैं, तो एक तो वो ये मान सकते हैं कि उनके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, उनके पास कैश इन हैंड ज़्यादा है, तो वो अपने शेयर होल्डर से अपने शेयर्स बाईबैक कर लेते हैं। इसके अलावा एक कारण और भी है। जब कोविड-19 आया और कोविड-19 में जब बहुत सारे रिटेलर, जैसे जब निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं भारत की, जब उन्होंने संसद में खड़े होकर ये कहा कि भारतीय शेयर मार्केट में रिटेलर्स आ गए हैं और रिटेलर्स के आने के आंकड़े दिए, करीब 100% से ज़्यादा वृद्धि हुई थी कोविड के दौरान भारतीय शेयर मार्केट में रिटेलर्स की। तो जब रिटेलर्स मार्केट में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो ऐसे शेयर्स ढूंढते हैं, क्योंकि कोविड में जाहिर तौर पर सबकी आय घटी और आय घटने से वो अपनी इनकम के अदर जो सोर्सेज हैं वो देखने के लिए भारतीय शेयर बाजार की तरफ आए थे। तो वो ऐसे शेयर्स को देख रहे थे जहां पर उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिल सकें, और सबसे अच्छे रिटर्न्स में भारतीय आईटी कंपनी जो है वो सबसे आगे हैं। तो रिटेलर्स ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्फ्लक्स किया भारतीय शेयर मार्केट के अंदर, और आईटी और प्रौद्योगिकी की जो कंपनियां थी उनको बहुत बड़ा इसका फायदा भी मिला, और उनके शेयर्स में उछाल आया। करीब 16 से लेके 30% तक उन शेयर्स में उछाल आया। लेकिन जब जैसे जैसे कोविड की सिचुएशंस ठीक हुई, तो अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो 30% की वृद्धि हुई थी लगभग, उसमें एक करेक्शन आएगा, वो कम होगा और एक ऐसे स्तर तक आएगा जहां जायज जो स्तर होगा उस कंपनी के लिए। इसके अलावा एक कारण जो था वो ये कि कोविड के दौरान जो पूरी अर्थव्यवस्था है, जो भारत का पूरा एडटेक जो पूरा मार्केट है भारत का, और जो पढ़ाई लिखाई मान लीजिए या वर्क फ्रॉम होम जिन्होंने किया, तो एक तरीके से पूरा काम भारतीय अर्थव्यवस्था का ऑनलाइन हुआ था। और उस ऑनलाइन होने के कारण बहुत सारे लोगों को लगा कि जो टेक्निकल जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करना, या जो आईटी सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के साथ आगे आ रही थी जो इस स्थिति में भारत की मदद कर सकता था, जिसके कारण इनके शेयर्स में उछाल देखा गया था। तो आज की हमारी चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। भारतीय आईटी सेक्टर में मंदी आने वाली है, नहीं आने वाली है, इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आज हमने देखे। अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रश्न जो आप लिख के देख सकते हैं, आप अपनी तैयारी को जिससे बेहतर कर सकें। बहुत सारे आपने कमेंट्स किए, आपने सुझाव दिए कि जब हम ये प्रश्न पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा हटें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। मैं आपके लिए प्रश्न भी पढ़ देता हूं। वैश्विक कंपनियों का प्रदर्शन भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है, चर्चा करें। और चर्चा ऐसे करें जैसे आज हमने बिंदु देखे, जिसमें फैक्ट्स हो, जिसमें एनालिसिस हो। आप इस क्वेश्चन को लिख के देखिए, तैयारी करिए। आप अपनी समझ में और ज़्यादा बेहतरी और विकास करने के लिए दृष्टि आईएएस के अन्य जो प्रोग्राम हैं, जैसे इन न्यूज़, इन डेप्थ, न्यूज़ ऑन मैप और करंट अफेयर्स के बाकी तमाम अन्य कार्यक्रम देख सकते हैं। आज के इन फोकस में इतना ही। आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।